सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की शुरुआत। ओके, सो द चैप्टर इज़ ऑफ क्लास 9 civics and this is the second chapter of civics of class 9. What is democracy and why is democracy? ओके, सो मैंने फर्स्ट वीडियो भी इसलिए नहीं, मतलब फर्स्ट चैप्टर का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो 2020 और 2021 का जो सेशन है उसमें ना वो जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिलीट है। उस बुक में जो न्यू बुक छपी है उसमें फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड है। तो मैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर में ही से शुरुआत कर रही हूँ। क्या है ना, कुछ नई बुक्स छपी हैं जिनमें फर्स्ट चैप्टर को ये मतलब कि कुछ बुक्स में ना इसे सेकंड चैप्टर दिया है और कुछ में इसे फर्स्ट चैप्टर दिया है। ओके, पर ये सेकंड चैप्टर नहीं है। जो फर्स्ट चैप्टर जिन बच्चों की बुक में इसे एज अ सेकंड चैप्टर लिया गया है, उससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें पोलैंड और एक और कोई जगह है उसका मतलब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो जो चैप्टर है ना वो नहीं है। ओके, तो जिनकी बुक में ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर है उसे वो फर्स्ट कर ले और जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है उसे हटा लें क्योंकि नया फर्स्ट चैप्टर ये रहेगा आपका, वो फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड हो गया। ओके, सो गाइज आज के हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले अपने न्यू चैप्टर की, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। ओके, इस चैप्टर में पढ़ने वाले डेमोक्रेसी के बारे में डीपली। मैं जानती हूँ कि आप सभी बच्चों ने 6th क्लास से डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, और कुछ को याद भी होगा, कुछ को नहीं याद होगा, तो कोई बात नहीं, हम इसमें फिर से सब कुछ वही पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हम कौन कौन से चैप्टर्स मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी आज व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमारे रहेंगे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, और ये मतलब इसके 4 फीचर्स हैं। ओके, तो इस वाले वीडियो में मैं 2 ही करने वाली हूँ। फिर सेकंड वीडियो जो रहेगी हमारी सेकंड वीडियो, उसमें 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये 2 फीचर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और थर्ड में हम करेंगे एक नया टॉपिक जो होगा वाई डेमोक्रेसी। ये सब व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में आएगा और ये जो आएगा ये वाई इज़ डेमोक्रेसी। वाई इज़ डेमोक्रेसी में हमारे 2 टॉपिक हैं, वो मैं पूरे एक थर्ड वीडियो में फुल कंप्लीट कर दूंगी आपका। और जो 4th वीडियो रहेगा वो रहेगा बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, है ना, क्वेश्चन हमेशा ये मेनली यही पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। ये तो मतलब 90% इसका फुल मतलब चांसेस रहते हैं कि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया जाएगा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और अगर यही नहीं पता है तो आप मतलब ये चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है। ओके, सो अ सिंपल डेफिनेशन, हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ले सकते हैं। ओके, अ सिंपल डेफिनेशन विच इज़ डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल और पब्लिक। ओके, एक सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो उसका मतलब क्या होगा, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक टाइप की गवर्नमेंट होती है इन विच रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल और पब्लिक और द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी। ओके, जो रूलर जो होता है या फिर लीडर जो होता है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, पीपल के द्वारा। ओके, जिनके पास राइट टू वोट होता है। सो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर द रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, इस डेमोक्रेसी का मेन जो फीचर है वो क्या है, हम फर्स्ट ये देख लेते हैं। द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों को, फिर अभी ये तो मैं ऊपर से आपको बता दे रही हूँ, फिर इन्हें हम और डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अभी ऊपर से देख लेते हैं। फर्स्ट है द रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, वही फर्स्ट डेफिनेशन, क्योंकि डेमोक्रेसी की यही पहचान होती है एक्चुअली। ओके, मेन यही पहचान होती है, इसे एज अ पहचान लिया जाता है कि ये डेफिनेशन अगर आप लिखोगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये डेमोक्रेसी है। ओके, मतलब कि देश है, कोई भी देश जहाँ पे
जो रूलर है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाए, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड। फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड मतलब कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आपने देखा होगा, कई सारी पार्टीज एक साथ इलेक्शन में खड़ी होती हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलती हैं और कुछ प्रॉमिसेस करती हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ लेने का वायदा करती हैं और हम उन्हीं के बेसिस में उन्हें वोट देते हैं। और ये मतलब हर एक इंसान के लिए फ्री होता है। इसमें देखिए वोटिंग के लिए हमें पैसा नहीं देना होता, जो भी पैसा होता है एडवर्टाइजिंग के लिए वो सब पार्टी वाले लगाते हैं, बाकी जो वोटर रहता है उसे कोई पैसा नहीं देना पड़ता फॉर वोटिंग। ओके, सो नाउ ईच एडल्ट irrespective of religion, education, caste, color, wealth have one vote and one value। ओके, और एक और पर्सपेक्टिव इसका क्या है कि कोई भी जो आदमी जो एडल्ट है जो वोट दे सकता है, उसे रिलीजन या एजुकेशन या कास्ट या कलर या पैसे या उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बेसिस पे उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और उसी के बेसिस पे उसकी तुलना नहीं की जाएगी और उन सभी को दिया जाएगा राइट टू वोट। और सभी लोगों को वन वोट दिया जाएगा जिसकी वैल्यू वन होगी। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई बंदा बहुत अंबानी टाइप का है, मतलब बहुत पैसे वाला है, तो उसके ये नहीं हो सकता कि जो अगर वो वोट देगा तो वो उसके पास उसका जो एक वोट होगा वो 2 के बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका एक वोट एक ही होता है। और अगर कोई गरीब होगा और उसके पास भी वोटिंग का राइट होगा तो उसका भी जो वोट होगा उसकी भी 1 वैल्यू होगी, मतलब वो एक वोट से 2 सीट वो नहीं ले सकता। ओके, so the elected ruler take decisions within the limits set by the constitutional laws and the citizen right। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लीडर इलेक्ट किया जाएगा या जो रूलर इलेक्ट किया जाएगा वो अपने डिसीजन लिमिट्स उन दायरों के अंदर रह के करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो दायरे या लिमिट्स बनाता है और जो सिटीजन्स के राइट को हार्म नहीं करेगा। ओके, रूल ऑफ लॉ यानी कि लॉ के सामने हर कोई, ओके, लॉ के सामने कोई भी इंसान जो है वो इक्वल रहेगा, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भले ही वो कोई भी हो। ओके, कोई उसको किसी एजुकेशनल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसे क्या बोलना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कास्ट पे भी नहीं किया जाएगा, जेंडर पे भी नहीं किया जाएगा। ओके, सभी के सामने लॉ, मतलब लॉ के सामने सभी लोगों को इक्वल रखा जाएगा। ओके, द राइट्स ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों के राइट्स को, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, जो जुडिशरी होनी चाहिए, जुडिशरी जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो जो अपने फैसले लेती है वो किसी के दबाव में नहीं लेना चाहिए, उसे जो सही है उसके बेसिस पे लेना चाहिए, भले ही वो किसके भी अगेंस्ट या किसी के भी सपोर्ट में ले रही हो। ओके, जुडिशरी को मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के दबाव में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके, नाउ द मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ये एक और हमारा फीचर है, मेन फीचर। ओके, तो यहाँ पे हम किसी कंट्री का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लेंगे पाकिस्तान, हमारा नेबर, हमारा फ्रेंडली एंड मोस्ट क्या बोलते हैं प्रोमिनेंट नेबर, जिससे हमारे बहुत सारी अनबन होती रहती है। ओके, सो इन पाकिस्तान जनरल फिरोज मुशर्रफ ही है शायद, हाँ मुशर्रफ, हाँ सॉरी, Firoz Musharraf led a military coup in October 1999। So जो फिरोज मुशर्रफ लीडर जो थे, जनरल थे, मिलिट्री जनरल, उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1999 में उन्होंने एक मिलिट्री कॉप की। मिलिट्री कॉप क्या होता है एक्चुअली? मिलिट्री कॉप एक अटैक होता है मिलिट्री के द्वारा, किस पे? जो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक पार्टी हो।
ओके, जो मतलब पार्टी अभी रूलिंग पार्टी हो उसके ऊपर, ओके। एंड ओवर थ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, और उन्होंने जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उस वक्त, हाँ, जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसे हटा दिया, एंड बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो जो फिरोज मुशर्रफ जो थे उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कॉप की कब, अक्टूबर 1999 में, और उन्होंने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी कहाँ की, पाकिस्तान की, उसे हटा दिया और खुद उसकी जगह खुद प्रेसिडेंट बन गए, कहाँ के, पाकिस्तान के। इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम, ओके, ये एक थोड़ा टफ वर्ड है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। इन द कंट्री विच वॉज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस, ये भी आपको नहीं समझ आएगा, एंड द फ्रॉड ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, ओके। सो पाकिस्तान में ही क्या हुआ, 2002 में एक रिफरेंडम हुआ। रिफरेंडम एक्चुअली होता क्या है, कुछ गिने चुने लोगों का क्या बोलना चाहिए, आइडिया या व्यू कलेक्ट किया जाता है, और सभी का मत, यानी कि सभी का जो आइडिया रहता है उसे कलेक्ट किया जाता है, और जो जिस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करता है उसकी बात मानी जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी होता है, आप लोग स्कूल में खेल रहे हो तो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में टीचर बोलेंगी, अच्छा बताओ आज क्या खेलेंगे बच्चों, तो बॉयज़ बोलेंगे हम फुटबॉल खेलना है, गर्ल्स बोलेंगी क्रिकेट खेलना है। और अगर बॉयज़ की बात, अगर गर्ल्स की आवाज़ ज़्यादा हो, मतलब गर्ल्स की संख्या ज़्यादा हो जो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी बात मान ली जाती है, वो होता है रेफरेंडम। सेम क्या हुआ 2002 में भी, वहाँ पे पाकिस्तान में एक रेफरेंडम हुआ, कुछ गिने चुने लोगों ने अपना व्यूज़ दिए, और जो किसके बेसिस पे कि मतलब कि किसके अगेंस्ट में, जो मैल प्रैक्टिसेस यानी कि जो भ्रष्टाचार या करप्शन जो था उसके अगेंस्ट में, और जो फ्रॉड सारी ग्रांटेड चीज़ें हो रही थी कहाँ पे, पाकिस्तान में, उसके अगेंस्ट वो लोग खड़े हुए, और 5 साल के लिए कहाँ, फिरोज मुशर्रफ को जेल में डाल दिया गया, ओके। आफ्टर पासिंग लॉ, जब उन्होंने लॉ पास किया, कौन सा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उन्होंने फिर एक लॉ पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, which gave the president power to dismiss the national and provisional assemblies, okay। इस लॉ के अंतर्गत क्या हुआ, इस लॉ से क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट की पावर थी उसे एक और पावर, उसे क्या दिया गया, उनके पास एक प्रेसिडेंट के पास एक पावर आ गई जिसमें वो क्या कर सकते, नेशनल असेंबली या प्रोविजनल पावर उसे डिसमिस कर सकती थी, और इलेक्शन वर हेल्ड, और फिर बाद में नई असेंबली के लिए इलेक्शन करा सकते थे, कौन, प्रेसिडेंट, ओके। In this case, Pakistan has had elections, elected representatives have some powers, but the final power rests with the military officer and General Musharraf himself, okay. So this should not be called a democracy. अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस लॉ के पास के बाद क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें हुई, रेफरेंडम हुआ, इन दोनों के बाद हुआ क्या कि हमने देखा कि पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन हुए, नेशनल असेंबली एक और नई फॉर्म हुई, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, जो भी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट हुए थे उनके पास कुछ पावर्स थी, नो डाउट पावर्स तो थी उनके पास, बट द फाइनल पावर, जो फाइनल पावर थी वो किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और जनरल मुशर्रफ के पास। देखिए यहाँ पे जनरल मुशर्रफ को जेल में डाल दिया गया, तब भी उसके पास पावर थी। सो नाउ वी कैन से दैट दिस कुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, ओके। वहाँ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डाउट, पर पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ओके। सो नाउ इन डेमोक्रेसी, हाँ, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि जो भी पावर है
इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन होता है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, वो मस्ट बी रेस्ट विद द दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल, उन्हीं के पास होनी चाहिए जो लोगों ने इलेक्ट किया है उन्हें। जैसे कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ही होनी चाहिए थी पावर, पर ऐसा नहीं हुआ। ओके, सो नाउ अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ओके, यहाँ पे भी हम एक कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे जो हमारा नेबर ही है, विच इज चाइना। ओके, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, जो चाइना है, चाइना में नॉर्मली रेगुलरली 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, किसके लिए? पार्लियामेंट फॉर्मिंग जो है, पार्लियामेंट वहाँ का, पार्लियामेंट का क्या नाम है? पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। ओके ओके, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, जो मतलब कि कंपटीशन या फिर इलेक्शन में खड़े होने के लिए किसी भी पार्टी को एक क्या बोलना चाहिए, एक पार्टी का क्या बोलना चाहिए, अप्रूवल लेना पड़ता था, जो थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, जो गवर्नमेंट होती थी वो हमेशा कम्युनिस्ट यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही इलेक्ट की जाती थी। ओके, सो यहाँ पे एक ये हो गया। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जो है मेक्सिको। मेक्सिको का एक एग्जांपल है, मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स पार्लियामेंट, सॉरी इट्स प्रेसिडेंट। सो मेक्सिको में भी यहाँ पे हर 6 साल में, इन एवरी 6 years, ओके, इन एवरी 6 years क्या होता है वहाँ पे, जो प्रेसिडेंट होता है उसे इलेक्ट किया जाता है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय द पार्टी कॉल्ड PRE, विच इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ओके, इसे उल्टा मतलब, इसे मत समझना कि मैंने उल्टा लिखा है, ये उसका नाम ही है, पर इसे उल्टा लिखते थे वो शॉर्ट में। ओके, सो पर ये जो है ना मेक्सिको में 2000 मतलब 2000 तक क्या हुआ, एक ही कंट्री जीतती थी हमेशा, जो थी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो थी PRE। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट elections but never managed to win as PRE was known to use many dirty tricks to win elections। Okay, जो opposition parties होती थी कहाँ की, मेक्सिको की, जो PRE के अगेंस्ट में होती थी, वो कभी नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि जो PRE होती थी वो इसलिए जीत जाती थी, वो क्योंकि कुछ ट्रिक्स ऐसी चीज़ें करती थी, मतलब लोगों को पैसे देती थी कि तुम मेरे लिए वोट दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, है ना, ऐसी चीज़ें करके वो इलेक्शन हमेशा जीतते आ रहे थे। ओके, दे वर विनिंग इलेक्शंस बाय दिस। ओके, बोथ द केसेस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। सो इन दोनों केसेस में हम कह सकते हैं, चाइना और मेक्सिको के केस में, कि यहाँ पे अभी डेमोक्रेसी नहीं है, पर एक एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन्हें देखा जाता है। ओके, इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ओके, इन डेमोक्रेसी में एक्चुअली होना क्या चाहिए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वेयर दोज करेंटली इन द पावर हैव अ फेयर चांस टू लूजिंग, जहाँ पे हर एक पार्टी के पास हारने का चांस भी होना चाहिए, मतलब हारने की भी संभावना थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ओके, सो क्योंकि हाँ, इस वाले अगर हम इस सेंटेंस को इन दोनों कंट्रीज़ पे अप्लाई करके देखें तो हमें नहीं मिल रही है चीज़। क्यों? क्योंकि चाइना में, अगर चाइना की देखें तो जो गवर्नमेंट होती थी वो हमेशा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इलेक्ट की जाती थी, पर पब्लिक के द्वारा नहीं की जाती थी। ओके, और मेक्सिको में क्या था, जो PRE थी, PRE लोगों को पैसे दे के अपने लिए क्या बोलना चाहिए, अपने ऊपर अपनी वाली पार्टी पे वोट दिलवाती थी, है ना।
तो यहाँ पे भी देखा जाए तो लोगों की सहमति नहीं है, लोगों पैसे देकर ज़बरदस्ती उन्हें वोट दिलवाया जा रहा है उनकी पार्टी के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। ओके, सो गाइस, आज के फर्स्ट वीडियो में हमने हमारे 2 फीचर्स कंप्लीट कर लिए और हमने बहुत अच्छा किया। आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, मैंने आपको कुछ कंट्रीज़ के बारे में बता दिया। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इनके कुछ बेनिफिट्स मिल सके। एंड अगर कोई डाउट या क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड सब्सक्राइब, and please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the daily updates of my videos. Okay guys, thank you very much for watching my video up to last. Thank you.